Hello students, good morning to all of you. Welcome back once again in your online class. अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद काफ़ी लंबे समय के बाद पुनः एक बार फिर से आपका आपकी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। चलिए हम सब अपने इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत जो हमारा आगे का टॉपिक है उसके विषय में आज हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम लोग ट्रांसलेशन में कुछ टेंसेस का अध्ययन कर रहे थे पहले, और आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। उसी के क्रम में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसके बारे में आपको जानकारी दूं तो आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर मीन्स क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है। आप पहले कुछ टेंसेस के अंतर्गत इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर भी चुके हैं। फ्यूचर मीन्स आपको पता है भविष्य, कंटिन्यूअस मीन्स आप जानते हैं लगातार या निरंतर, जैसा कि हम लोगों ने प्रेजेंट और पास्ट में इसका अध्ययन किया था कंटिन्यूअस के बारे में। ठीक उसी क्रम में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हमारा है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है कि भविष्य काल में जो काम लगातार जारी रहेगा या उसका जारी रहना पाया जाएगा वो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। तो सबसे पहले इस टेंस के बारे में हमें क्या जानना है, उसकी पहचान, उसके नियम और उसके स्ट्रक्चर्स, तब जाके हम दिए हुए वाक्यों को इंग्लिश में या हिंदी में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, फिर उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। इस काल के वाक्यों में काम का भविष्य काल में निरंतर जारी रहना पाया जाता है। अर्थात यदि आपको कोई भी वाक्य हिंदी में लिखा हुआ है या इंग्लिश में दिया हुआ है तो उसे पढ़कर आपको ये पता चल जाएगा कि जो काम है वो भविष्य काल में निरंतर जारी रहेगा या उसका भविष्य काल में निरंतर जारी रहना पाया जाएगा। इस काल के जो भी वाक्य होंगे उसमें काम का जारी रहना पाया जाएगा भविष्य काल में, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन उसकी पहचान आप कैसे करेंगे, उसके लिए हम आइए आगे जानते हैं कि कैसे उन वाक्यों को हम पहचानेंगे। तो उसके लिए हमें उसके पहचान के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो पहचान कैसे हम पहचानेंगे इस टेंस के हिंदी वाक्यों की क्रिया के बाद, हिंदी वाक्यों की क्रिया के बाद रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रहा होगा आदि आते हैं। यानी कि आपको जो भी वाक्य मिलेगा यदि उन हिंदी वाक्यों की
क्रिया के बाद रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द मिलेंगे तो उनको पढ़ने से आप तुरंत ये पता कर पाएंगे कि दिया गया वाक्य आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित है। जब आपको इतनी चीज़ें पता चल रही हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, कैसे हम पहचानेंगे कि वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है, अब बात आती है कि उस टेंस के दिए हुए हिंदी वाक्य को कैसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं। हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए हमें एक हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के साथ बी की आवश्यकता पड़ती है। तो अब आइए हम देखते हैं अंग्रेजी बनाने के नियम। अंग्रेजी बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी। तो चलिए आइए हम देखते हैं। इन वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के साथ बी की आवश्यकता होती है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के साथ बी की आवश्यकता होती है। यानी कि विल और शैल के साथ हमको बी की आवश्यकता होती है। उसके साथ हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। जैसा कि आप पहले अध्यायों में अध्ययन कर चुके हैं कि यदि कंटीन्यूअस टेंस है तो उसमें हम हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। आपको ये बता दूं कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल और शैल दो दिए हुए हैं प्रयोग करने के लिए। कहाँ पर हम विल का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर हम शैल का प्रयोग करेंगे, इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं, आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं तथा बाकी सभी कर्ताओं के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो यानी कि आई और वी के साथ आई तथा वी के साथ शैल तथा बाकी सभी कर्ताओं के साथ कर्ताओं के साथ बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। अर्थात अगर आई और वी सब्जेक्ट के रूप में दिए हैं तो उसके साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे, और उसके अलावा यदि कोई भी सब्जेक्ट दिया है तो हम विल का प्रयोग करेंगे।
तो इस प्रकार हम कुछ ऐसे नियम हैं जिनकी सहायता से हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आइए हम एक एक जो भी इनके स्ट्रक्चर्स हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और कैसे दिया हुआ वाक्य यदि अफर्मेटिव में है, नेगेटिव में है, इंटेरोगेटिव में है या इंटेरोगेटिव नेगेटिव में है तो कैसे हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। आइए उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में हम और अधिक अध्ययन करते हैं। रचनात्मक वाक्यों में हम नॉट का प्रयोग विल और शैल के बाद करते हैं किंतु बी से पहले करते हैं। यदि वाक्य नकारात्मक है, यदि वाक्य नकारात्मक है, यदि वाक्य नकारात्मक है तो नॉट का प्रयोग विल या शैल के बाद, विल या शैल के बाद किंतु बी से पहले, किंतु बी से पहले। यदि वाक्य नकारात्मक है तो नॉट का प्रयोग विल या शैल के बाद किंतु बी से पहले करते हैं। बी से पहले करते हैं। और यदि आपका वाक्य प्रश्नवाचक होगा तो प्रश्नवाचक की कंडीशन में दो तरीके से हम उनको फ्रेम करते हैं। पहला, यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होगा तो विल या शैल कर्ता के अनुसार हम सबसे पहले प्रयोग करेंगे। और यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया होगा तो सर्वप्रथम हम उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे, उसके पश्चात कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का प्रयोग करेंगे। तो आइए इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में हम आगे देखते हैं कि कैसे हम अफर्मेटिव में दिए हुए अगर वाक्य को कैसे स्ट्रक्चर फ्रेम करेंगे, फिर नेगेटिव में, फिर इंटेरोगेटिव में, और उसी प्रकार से स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें स्ट्रक्चर या इसी को आप बोलते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला भी आप बोलते हैं, ठीक। तो कैसे हम इसको बनाएंगे, तो सबसे पहला जो आता है हमारा वो है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो साधारण वाक्य दिए होंगे उसके अंतर्गत आने वाले हिंदी वाक्यों को कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में मैंने आपको बताया विल या शैल, प्लस उसके बाद बी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में फुल स्टॉप। यानी कि जो हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बनेगा उसमें सर्वप्रथम हम सब्जेक्ट, उसके बाद कर्ता के अनुसार उसकी सहायक क्रिया विल या शैल, फिर उसके बाद बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और अंत में हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ठीक इसी प्रकार
जो निगेटिव है हमारा दूसरा निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्यों के लिए मैंने आपको बताया अभी ऊपर कि नकारात्मक वाक्यों के लिए हम नॉट शब्द का प्रयोग विल या शैल के बाद किंतु बी से पहले करते हैं। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर हम कैसे फ्रेम करेंगे। जो स्ट्रक्चर बनेगा इसका वो होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस, अब यहां पर हम नॉट लिखेंगे, नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में फुल स्टॉप। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कर्ता के अनुसार विल या शैल, फिर नकारात्मक वाक्य है तो उसके लिए नॉट, फिर बी, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो इस प्रकार अफर्मेटिव और नेगेटिव के स्ट्रक्चर आपके सामने हैं। इसके माध्यम से आप दिए हुए हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट या अनुवाद कर सकते हैं। इसके बाद आपका इंटेरोगेटिव और नेगेटिव आता है। तो चलिए उसके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। जो हमारा है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपको मालूम हो या पता भी होगा कि ये वाक्य दो तरीके से बनते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो पहला इसका है यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ हो, तो यदि आपका वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होगा तो उसके लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उस कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब विल या शैल सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, कर्ता हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले विल या शैल कर्ता के अनुसार, सबसे पहले विल या शैल तो सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट के बाद बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह अवश्य लगाते हैं। इसी के बाद जो दूसरा टाइप है बी, उसमें यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में कहीं दिया हो, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में कहीं भी दिया हो, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया हो, तो इस स्थिति में हम दिए हुए प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, अर्थात सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं,
क्वेश्चन वर्ड प्लस इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब विल या शैल। क्वेश्चन वर्ड हो गया हमारा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया विल या शैल। फिर हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए कि किस प्रकार हम दिए हुए जो प्रश्नवाचक वाक्य है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अब आता है आपका चौथा पॉइंट है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। जो फोर्थ पॉइंट है आपका इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य और नकारात्मक वाक्य। यानी आपका जो वाक्य है वो प्रश्नवाचक हो और प्रश्नवाचक के साथ साथ वो नकारात्मक भी हो, तो आपको करना क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको नॉट शब्द का प्रयोग करना होगा और बाकी का जैसा आपका ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है इंटेरोगेटिव में ए और बी दो टाइप, इसमें सिर्फ आपको थोड़े से चेंजेस करने होंगे और वो ये करने होंगे कि अगर वाक्य प्रश्नवाचक के साथ नकारात्मक है तो आपको नॉट शब्द का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद में करना है। बाकी आपका ये जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेम ऐसे ही आप लिखेंगे। यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है इसके बाद आप नॉट प्रयोग कर देंगे और सेम ऐसे ही एक ए जो आपका टाइप है इसमें ऐसे ही आप स्ट्रक्चर फ्रेम करेंगे। यानी कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस अब यहाँ पर आप प्रयोग करेंगे नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरोगेशन मार्क। और ठीक इसी प्रकार आपका जो बी पॉइंट है उसमें भी आप ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार ये आपके जो स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं इनकी सहायता से आप किसी भी हिंदी वाक्य को जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित हो उसे अंग्रेजी में आसानी के साथ अनुवाद कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम इन चारों अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव पर आधारित स्ट्रक्चर्स के कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं और उसके बाद इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। हम कुछ उदाहरणों को देखते हैं। पहला उदाहरण है हमारा, वह
खेल रहा होगा, वह खेल रहा होगा। तो इसमें जो सब्जेक्ट है आपका वह है ही। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ही, फिर इसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल, फिर बी, ही विल बी प्लेइंग, he will be playing। दूसरा उदाहरण है आपका मैं हंस रहा हूँगा। तो मैं हंस रहा हूँगा, आई के साथ मैंने आपको बताया हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, शैल। तो आई शैल बी लाफिंग, LAUGHING, लाफिंग, आई शैल बी लाफिंग। वहीं तीसरा उदाहरण है आपका वे नाच नहीं रहे होंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया था जब आप दिए हुए हिंदी वाक्य को पढ़ेंगे तो उसे पढ़कर ही आपको पता चल जाएगा कि वो नकारात्मक है, प्रश्नवाचक है या साधारण है। तो यहाँ पर नहीं शब्द मिला है, तो इसका मतलब यह जो वाक्य है वह नकारात्मक है। और नकारात्मक वाक्यों के लिए मैंने आपको बताया था नॉट शब्द का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब विल या शैल के बाद करते हैं। तो सबसे पहले कर्ता, वे नाच नहीं रहे होंगे, तो वे अर्थात दे। अब उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल, दे विल नॉट बी डांसिंग, दे विल नॉट बी डांसिंग। अगला उदाहरण है देखिए आप, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँगा। यह है आपका प्रश्नवाचक वाक्य है। आपको पढ़ने से ही पता चल रहा है कि इसमें प्रश्न पूछने का काम हो रहा है। और यह वाक्य जो है वो ए टाइप है, क्योंकि इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के प्रारंभ में दिया है। और मैंने आपको बताया कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में दिया हो तो उसका हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द दिया है तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे और कर्ता के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। कर्ता है आपका आई और आई के साथ हम प्रयोग करते हैं शैल। तो हम लिखेंगे शैल आई बी, शैल आई बी रीडिंग ए बुक, शैल आई बी रीडिंग ए बुक। वहीं अगला उदाहरण है आपका फिफ्थ, तुम क्या खा रहे होगे। तो यहाँ देखिए जो क्या शब्द है वो बीच में आया है, अर्थात ये हमारा बी टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस वाक्य है। तो इसमें हम सबसे पहले इस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। तो तुम क्या खा रहे होगे, सबसे पहले व्हाट, अब कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब तुम, तो यू के साथ हम क्या लिखेंगे विल। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे व्हाट विल यू बी, व्हाट विल यू बी ईटिंग, और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, व्हाट विल यू बी ईटिंग। अगला है आपका क्या वे खेल नहीं रहे होंगे। अब आप देखिए यहाँ पर यह जो वाक्य है वो प्रश्नवाचक तो है ही किंतु नकारात्मक भी है, क्योंकि यहाँ पर नकारात्मक शब्द नहीं का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे वाक्यों में मैंने आपको बताया था जो नॉट शब्द का प्रयोग है वो हम इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर में दिए हुए जो सब्जेक्ट है उसके बाद करते हैं, बाकी सेम वैसे ही लिख देते हैं। तो आइए हम इसको फ्रेम करते हैं। कैसे फ्रेम करेंगे, क्या वे खेल नहीं रहे होंगे। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द है तो हेल्पिंग वर्ब हम लिखेंगे कर्ता के अनुसार दे, तो इसके साथ हम विल लिखेंगे। तो विल दे विल दे नॉट बी और प्लेइंग।
विल दे नॉट बी प्लेइंग, क्या वे खेल नहीं रहे होंगे। अंतिम है आपका 7 नंबर, वह क्यों नहीं नाच रही होगी। तो देखिए इस वाले वाक्य में आपको जो प्रश्नवाचक शब्द है वो बीच में दिया हुआ है, यानी कि वह क्यों नहीं नाच रही होगी, और नकारात्मक भी है वाक्य आपका क्योंकि नए शब्द दिया है। तो ऐसे वाक्यों में स्ट्रक्चर में आपको पता है कि सबसे पहले हम उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, अर्थात यहाँ पर क्यों लिखा है तो हम लिखेंगे व्हाई। अब करता यहाँ पर है आपका वह है, और नाच रही होगी क्योंकि ये डिनोट करता है कि जो आपका करता है वो एक फीमेल जेंडर है, तो इसके लिए हम सी का प्रयोग करेंगे और सी के साथ हम विल लगाएंगे। तो फिर हम वाई के बाद लिखेंगे विल, वाई विल सी नॉट बी डांसिंग, डांसिंग। Why will she not be dancing? वह क्यों नहीं नाच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार जो हमारे इंग्लिश ग्रामर में जो ये टॉपिक था फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, वो यहीं पर समाप्त होता है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये अध्याय आपकी कक्षा में ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है आपको समझ में आएगा, और आप इसको भली भांति तरीके से अपने घर पर स्व अध्ययन करके आपकी किताब में दिए हुए एक्सरसाइजेस को ट्रांसलेट करेंगे और उसके बारे में अधिक से अधिक उसको प्रैक्टिस करके उसे सीखने का प्रयास करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी किताब में दी हुई एक्सरसाइजेस को घर पे लगाइए और लगाइएगा और प्रयास करिए, और अगली कक्षा में हम इसके आगे के जो चैप्टर हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे।